बुसरा खातून अपनी छाती पीटते हुए बेटे की लाश से लिपट गई। आग लगे तेरी सूरत को, तू पैदा होते ही क्यों ना मर गई डाइन। खा गई है अपने इकलौते भाई को। हाय और अब्बा, मुझे पता होता तो पैदा होते ही तुम्हारा गला घोंट देती, तुम्हें जिंदा दरगोर कर देती। हाय मेरा भोला भाला शहजादा, हाय हाय। उसकी सीना कोबी और आहोजारी जारी रही। वो भी घर के एक कोने में घुटनों में सर देकर खामोशी से बैठकर रोने लगी। माँ तो उसे कोस कर बुरा भला कहकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। वो किसे कोसती, किसको बुरा भला कहती। अगर माँ का इकलौता बेटा कत्ल हुआ था तो वो उसका भी तो इकलौता भाई था, और उसने कौन सा किसी से मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई थी या किसी से नाजायज ताल्लुकात रखे थे जो शर्मिंदा होती। वो तो खुद एक अजाब में फंसी हुई थी। इस दौर में भी कराची जैसे शहर में जंगल का कानून राइज था। एक गुंडे को पूरा हक हासिल था कि वो ताकत के बलबूते पर किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दे, उसे हर वक्त छेड़ता रहे और विरोध करने पर उसके भाई को भी कत्ल कर दे। दिलावर शेख ने यही तो किया था उनके साथ। सरे बाजार उसे रोककर उसे छेड़ता था और उससे कहता था, बेबी बीए कर लो, फिर तुम्हें मेरी बीवी बनना है, और अगर इससे पहले कोई रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आ गया तो खुद तो जान से जाएगा ही, तुम्हारे बीए करने में भी रुकावट डाल देगा। वो उसका कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकती थी, बस खौफ से लरसती कांपती माँ की गोद में पनाह लेने घर को दौड़ पड़ती। 12वीं क्लास की लड़की की उम्र होती ही कितनी है। फिर बाप का साया सर पर ना होने की वजह से वो खुद को और भी गैर महफूज महसूस करती। दिलावर शेख नाम ही खौफ की अलामत था। दुकानदार बाकायदा उसे हफ्ता दिया करते। जो भी कीचकाच करता उसकी लाश बोरी में बंद सड़क के किनारे पर पड़ी मिलती, किसी की लाश गंदे नाले में डूबी मिलती या साहिल समंदर पर अपनी तकदीर पर रोती हुई नजर आती। पुलिस वालों को भी अपने घर वाले और नौकरी अजीज थी, इसलिए तो जब वो माँ को लेकर थानेदार के पास गई तो उसने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनकर कहा था, फिक्र ना करो माई, हम उससे बात कर लेते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि तुम लोग ये इलाका छोड़कर कहीं चले जाओ। वो एक ताकतवर शख्स है और उसकी पीठ पर एक बाअसर शख्स मौजूद है जिसका वो काफी लाडला है। कानून का मुहाफिज उन्हें ऐसा मशवरा देकर गोया वो अपनी बेबसी पर रो रहा है। वो इस मामले में बेबस था, वरना पुलिस वाले मुजरिमों से बातचीत नहीं किया करते, उनकी गिरफ्तारी करते हैं। यहाँ थानेदार कह रहा था कि वो उससे बात कर लेगा, गोया वो उसकी मिन्नत समाज करेगा, और ऐसे लोग मिन्नत करने से भी नरम नहीं पड़ा करते। जिसके हाथ में अख्तियार आ जाए वो खुद को खुदा समझने लगता है। इसी अख्तियार ने फिरौन और नमरूद से खुदाई का दावा करवाया, और यही वो अख्तियार है जिसकी वजह से आज अमेरिका ने दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। जिस दर्जे का अख्तियार हो उस दर्जे की मनमानी की जाती है। कहावत है ना कि मोची को अख्तियार मिला, उसने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया था। दिलावर शेख के पास भी एक बाअसर शख्सियत की चमचागिरी के वजह से इतना अख्तियार आ गया था। वो एक गरीब लड़की की जिंदगी खराब कर सकता था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरत थी। यही खूबसूरती अगर किसी अमीर घर के में जन्म लेती तो उनके लिए फख्र बन जाती, और अगर गरीब के घर में जन्म ले तो तमाशा और देखने की चीज। शायर कहता है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी सह है, जिसने डाली बुरी नजर डाली। अगर वो मामूली शक्ल या बकौल कबूल सूरत होती तो उसे इन हालात का सामना तो ना करना पड़ता। मोहल्ले के आवारा लड़कों को उससे इश्क हो गया, स्कूल के लड़के भी उसके इश्क में चर्राते और आहें भरते नजर आए, और जब दिलावर शेख जैसे गुंडे की नजर पड़ी तो तमाम अपना सा मुंह लेकर रह गए। वो एक बाहया बाइज्जत और खुददार लड़की थी। उसे ना तो मोहल्ले के आवारा लड़कों की परवाह थी और ना स्कूल में मौजूद आशिकों की। बेध्यानी, बेनियाजी और खामोशी से काम लेकर एक शरीफ लड़की ऐसे बेगैरतों को अपने काम से काम रखने पर मजबूर कर सकती थी। यूं भी भौंकने वाला कुत्ता काटा नहीं करता, और शरीफ लड़कियों को छेड़ने वाले आवारा सग ही की तरह तो होते हैं जिनका काम ही भौंकना होता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे काटने वाला कुत्ता टकरा गया। दिलावर शेख उस मोहल्ले में बल्कि आसपास के 2-3 मोहल्लों का बेताज बादशाह था। वहां के लोग उसके मुंह लगने से गुरेज किया करते थे, क्योंकि ऐसे गुंडों के खिलाफ ना तो पुलिस में कोई सुनवाई होती है और ना कोई अदालत में ही इंसाफ मिल सकता है। किराए के वकील, किराए के गवाह, खरीदे हुए जज भला गरीबों की क्या मदद करेंगे। उसकी माँ भी ये बात अच्छी तरह जानती थी।
वो दिलावर शेख के अख्तियार से भी वाकिफ थी। रही सही कसर थानेदार की बातों ने पूरी कर दी थी, इसलिए उसने हत्तौलवश ये बात अपने जवान बेटे से छिपा कर रखी थी। मगर कब तक? एक दिन जब वो रोती लरसती कांपती घर में दाखिल हुई तो बड़ा भाई मजदूरी न मिलने की वजह से पहले से घर में मौजूद नजर आया। वो घरों में पेंटिंग का काम किया करता था। छोटी और लाडली बहन की हालत देखते ही वो तड़फ उठा। वो भी एक गैर मर्द की बेहुदा गुफ्तगू सुनकर गुस्से और खौफ से खौलती ही घर पहुंची थी। माँ की आंखों के इशारे समझने के बगैर उसने रोते हुए सारी बात भाई के सामने उगल दी। भैया, वो कमीना मुझे रोजाना तंग करता है। कभी कॉलेज के दरवाजे पर रोक लेता है, कभी गली की नुक्कड़ पर और कभी बाजार में बेहुदा और गंदी गंदी बातें करता है। फिल्मी हीरो की तरह भड़के मारता है, मोहब्बत का इजहार करता है, कहता है मेरे बीए करते ही जबरदस्ती मुझसे शादी कर लेगा, और अगर इससे पहले मेरा रिश्ता लेकर कोई आया तो उसे जान से मारकर उसी वक्त मुझे बीवी बना लेगा। कौन है वो बदबख्त? उसका भाई शाहनवाज गुस्से में कांपता हुआ चारपाई से खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटाते हुए बोला, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी गुड़िया की तरफ किसी ने मैली आंख से भी देखा तो वो आंख जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगी। दिलावर शेख। उसने सुस्कियां लेते हुए उस गुंडे का नाम लिया। शाहनवाज फौरन घर से बाहर निकल गया। माँ ने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर बेटियों की तरह लाडली बहन की आंखों में नजर आने वाले आंसू देखकर वो अपने हवास खो बैठा था। वहां से वो भागते हुए दिलावर शेख के अड्डे पर पहुंचा था, मगर वापसी पर उसे एक हमदर्द रिक्शे वाला लेकर आया था। दिलावर शेख के अड्डे के सामने उसकी बेयारो मददगार पड़ी लाश को उस ड्राइवर ने उसके लिए रिक्शे में डालने की हिम्मत की थी, और उनका दौर पार का रिश्तेदार था। 2-3 घंटे पहले बहन को छेड़ने वाले, इबरत का नमूना बनाने का दावा करने वाले दिलावर का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका था, अलबत्ता अपनी जान देकर कम से कम बेगैरती की जिंदगी जीने से बच गया था। इकलौते बेटे की लाश देखकर उसकी माँ पागलों की तरह बस उसे ही कोसती रही। इसके अलावा उस बेचारी के बस में था ही क्या? तनाउस तो पैदा ही क्यों हुई? मैंने तेरे मुंह पर तेजाब क्यों ना फेंका? अरे तेरे चेहरे पर चेचक ही निकल आती तो मेरा गबरू बेटा तो मुझे छोड़कर ना जाता। उसकी माँ का पागलों की तरह रोना जारी रहा। मोहल्ले की 2-3 बूढ़ी औरतें उसे संभालने की कोशिश करने लगी, मगर जवान बेटी की मौत कोई मामूली सदमा नहीं था कि वो किसी की बात समझने के काबिल होती। रोती, सीना पीटती, सरकोबी करती, किसी की बात नहीं सुन रही थी। तनाउस के अंदर नफरत का ऐसा अलाव रोशन था जो हर चीज को भस्म कर देने पर तुला था। बाप जैसे भाई की मौत उसे भी हजम नहीं हो रही थी। घुटनों में सर दिए बस अपने परवरदिगार से सिकवा कना रही थी। कभी कभी वो खुद किसी का सोचने लगती कि उसके मरने के बाद कम से कम उसकी माँ को तो सुकून आ जाएगा, मगर खुद को हराम मौत के हवाले करके और अपनी आखिरत बर्बाद करके उसे क्या मिलता? दिलावर शेख तो इसी तरह दंदनाता फिरता, उसके बाद किसी और गरीब लड़की की इज्जत के दर पे हो जाता, जबकि वो उसे अबरतनाक मौत मारना चाहती थी। कोई ऐसा तरीका होता कि वो उसे अपने सामने एड़ियां रगड़ते देख सकती, मगर ये नामुमकिन था। ना तो कानून के पास इतनी ताकत थी कि दिलावर शेख पर हाथ डाल सकती, और ना कोई और ऐसा था जो दिलावर को हलाक तो किया, सिर्फ उन्हें ही दिलावर के सर से बचा सकता था। जनाजा उठा और माँ बेटियां तड़प तड़प कर गुस्क खाकर जमीन पर गिर पड़ी। मोहल्ले की औरतों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। होश में आकर बुसरा खातून का ववीला फिर शुरू हो गया, और तनाउस ने घुटनों में सर देकर दोबारा अल्लाह पाक से शिकायत करने लगी। इसके अलावा उनके बस में कुछ भी तो नहीं था। रात के गहराते हुए मोहल्ले वालियां आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगी। एक हमदर्द उनके लिए खाना लेकर आया, मगर माँ बेटी ने खाने की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मजबूरन खाना वहीं रखकर वो भी तसल्ली के चंद बोल जाया करके रुखसत हो गए थे। रात गए माँ की ममता ने जोश मारा, और बुसरा खातून ने घुटनों में सर दिए बैठी अपनी बेटी तनाउस को अपनी आगोश में समेट लिया। उसे बेतहासा चूमते हुए वो रोती गई, मेरी गुड़िया, मेरी लाडली शहजादी, मेरी चंदा, बस करो ना रो, तुम्हारी माँ जिंदा है अब तक। माँ की शिफकत पाकर वो बलक बिलक कर रोने लगी।
بسرا خاتون اسے مناتی رہی، دلاسے دیتی رہی۔ وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی اور بھائی کی موت میں اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مرد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹے روتی رہیں اور مالک الارض و سما یہ سب کچھ تحمل سے دیکھ رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تک دلاور سیخ کی بوٹیاں چیل کووں نے کھا لی ہوتی۔ اس کے پاس کسی چیز کی دیر تھی، وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات بابرکت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اس مالک کو ہی معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانتا بندھا رہا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بسرا خاتون کے پاس آ کر تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محمود الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناؤس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی اور آخر میں بسرا خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا، بسرا بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناؤس بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا یا پیپر خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش تو کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بسرا اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی تھی۔ آفس کے سے باہر ہی اسے ایک بندوبین مل گئی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا تھا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور سیخ اپنے گرگوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بسرا خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہیں۔ بسرا خاتون کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور سیخ اپنے گرگوں کے ساتھ میڈیا والوں پر الٹ پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کر دلاور کے گنڈے ساتھی ویگن میں سے باہر لے آئے۔ تو تم میں سے کتنوں کی باجیاں کالج اسکول جاتی ہیں؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر تھوک نگلتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، ہم عوام کے خدمتگار ہیں اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اس سے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں فقط تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب بھٹکا نظر آیا، اس کی سلوار اتار اس کے سر پر باندھ دوں گا، اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پر سلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ۔ ڈرائیوروں نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ دلاور سیخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ 1-2 سیاسی جماعت کے گنڈوں نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کئی گھنٹے تک سر جھکا کر سنتے رہتے۔ وہ احمق جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بس بھی انہی کمزوروں پر چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے،
भत्ता वसूल करने वाले कौन हैं, टारगेट किलर्स का ताल्लुक किस लॉबी से है, ये और उन जैसे बहुत सारे सवालों के जवाब मालूम होते हुए भी वो उन सब को नामालूम अफराद के खाते में डाल देते हैं। यूं भी मीडिया का असल मकसद दिलावर शेख उन माँ बेटी के साथ क्या करेगा, उनका क्या होगा, उनको कौन बचाएगा, उनकी इस गलती पर दिलावर शेख जैसा गुंडा उनको क्या सजा देगा, जानने को सुनते रहिए सीन 24। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।